चलिए, तो हम लोग जा रहे हैं 2025 का ऑब्जेक्टिव ख़त्म करने के बाद शुरू करने जा रहे हैं 2024 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक होगा। चलिए, तो आगे शुरू करते हैं हम लोग फटाक से, देखेंगे फटाफट क्या होता है आगे। चलिए, ये इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पालन करना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक। आपको कुल प्रश्नों की संख्या एग्जाम में कितनी मिलेगी, तो 80, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 80 + 30 यानी 110। 80 ऑब्जेक्टिव और 30 मिलेगा आपको सब्जेक्टिव, ठीक। 80 ऑब्जेक्टिव 1 नंबरी, ठीक है, और 30 मिलेगा सब्जेक्टिव, ठीक। इसका आधा का आंसर आपको देना है, इसमें 40 का आंसर देना है, इसमें आपको 15 का आंसर देना है। चलिए, हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। लेटेक्स पाया जाता है। लेटेक्स किस पौधा में पाया जाता है, तो चीर नामक पौधा है, इसमें कौन क्या पाया जाता है, तो लेटेक्स पाया जाता है। एंड्रोजेंस स्रावित होता है किस में, एंड्रोजेंस स्रावित होता है वृषण में। एंड्रोजेंस कहाँ पे स्रावित होता है, तो वृषण में। देखिए, दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं, एक है एंड्रोजेन और दूसरा है टेस्टेस्टोरॉन। ये दोनों किस में स्रावित होता है, तो वृषण में स्रावित होता है। वर्तिका भाग है, किसका भाग है, तो जायांग का सबसे ऊपरी भाग जो है, जैसे जायांग फूल में होता है ना ऐसा, तो ये ऊपरी वाली भाग जो होती है वह क्या होता है, तो वह वर्तिका कहलाता है, ठीक। चलिए, ग्रहणी की बात करते हैं कि ग्रहणी भाग है, किसका भाग है, तो छोटी आंत का जो भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, तो ग्रहणी के नाम से जानते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक। मनुष्य में नसिका छिद्र लैरिंग्स, मनुष्य में नसिका छिद्र लैरिंग्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है, तो श्वसन तंत्र का निर्माण करता है, क्योंकि इन्हीं से होकर के श्वसन की पूरी क्रिया संपादित होती है या पूरी होती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो पादप में जो जाइलम है वह जड़ से जल का क्या करता है, संवहन करता है। समझ में आ गया, जाइलम, जड़ और जल याद रखिएगा। जिब्रेलिन्स क्या है, तो जिब्रेलिन्स पादप हार्मोन है। ऐसे पादप हार्मोन की बात करें, तो पादप हार्मोन की बात करें तो कौन कौन से पादप हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन, ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, तीसरा क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन्स, चौथा हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, और एक पांचवा हो गया एथिलीन, ठीक है। इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह पांचों जो हम लोग अभी लिखे हैं, यह पादप में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, उसके बाद एथिलीन, ठीक है। तो इनमें से ही यह कथी है, जिब्रेलिन्स है, तो यह क्या हो गया, पादप हार्मोन हो गया, ठीक। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण होता है, तब पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक एसिड, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड मतलब अम्ल। जिंक और यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट से। तो ये जिंक जो है वह कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना दे रहा है, यानी कॉपर सल्फेट को हटा करके जिंक सल्फेट बना रहा है, और कॉपर कथी कर रहा है, यह हट रहा है। तो इसका मतलब है कि यह एक प्रकार का क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब हटा देना, देख रहे हैं यहाँ पे हट रहा है, कॉपर को जिंक क्या कर रहा है, हटा दे रहा है, तो यानी विस्थापित कर रहा है, इसका मतलब ये विस्थापित अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए, आगे बात कर लेते क्या है, आगे बात कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, याद रखिएगा। चलिए, अगर मान लेते हैं कि ऐसा होता है हमारा क्या,
आधुनिक आवर्त सारणी आप लोग देखे भी होइएगा, ऐसा होता है। ठीक है, 2 गो वर्ग इधर होता है, 2 गो वर्ग इधर होता है, बाकी ऐसा ऐसा यह बना होता है। ठीक है, समझ में गया। तो कह रहा है दाईं से बाईं ओर, यानी दायां से, इधर से आप इधर आइएगा तो आकार क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, अब बायां से दायां ओर जाइएगा, बायां से दायां, तो आकार क्या हो जाएगा, आकार देखिए कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार घटता है। नहीं सर, यहाँ पर परमाणु का आकार बायां से जब दायां ओर की ओर जाएंगे, तो बायां से दायां ओर जाएंगे ना, तो याद रखिएगा घटेगा। क्या होगा, घटेगा। बायां से दायां ओर जाएंगे तो घटेगा, और दायां से बायां ओर जाएंगे तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। क्या करेगा यह, तो बढ़ेगा। क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा कारण यह है कि जैसे ही बायां से दायां तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन, तो उसको ज़्यादा ताकत से खींचने लगता है नाभिक, जिसके कारण वह और छोटा होने लगता है। ठीक है, तो बायां से दायां ओर जाएंगे तो आकार क्या होगा, घटेगा, और दायां से बायां ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो यहाँ दायां से बायां ओर है तो घटना ऑप्शन में नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बढ़ता है। चलिए, क्वेश्चन बैंक में यह गलत दिया होगा, सही कर लीजिएगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, क्या होती है, तो वह चमकीला और उजला हो जाता है। एथेन का आणविक सूत्र क्या है, एथेन का आणविक सूत्र क्या है, C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है, 6 2। देखिए ध्यान से, सहसंयोजक बंधन कितने हैं, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है, इसका अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा ये। ठीक है, यह इथेन का क्या है, यह संरचना सूत्र है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यह सहसंयोजक बंधन कितने हैं, कहता है इथेन का आणविक सूत्र इतना है, तो इसमें 9 सहसंयोजक बंधन है, 8 सहसंयोजक बंधन है। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, तो 8 सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, चलिए, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको आपको POP भी बोलता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है POP, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है, तो सहसंयोजक यौगिक कौन होगा, जिसमें कार्बन शामिल है, CH4। सहसंयोजक मतलब होता है यह साझा किए हुआ है, एक वो कार्बन कै वो हाइड्रोजन के साथ साझा किए हुआ है, चारों के साथ साझा किए हुआ है। ठीक है, तो यह सहसंयोजक यौगिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, आयनिक यौगिक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आयनिक, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, आयनिक हो जाएगा। ठीक, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा, उदासीन होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन है ना विद्युत का सुचालक होता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो याद रखिए ग्रेफाइट क्या है, अधातु होने के बावजूद भी यह क्या है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, हम लोग जानते हैं फोकस दूरी का दुगुना होता है। ठीक है, चलिए देखिए, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या दुगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, आइए उसके बाद देख लेते हैं क्या कहता है। कांच की एक समांतर पट्टिका, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण कथी होती है, तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम आवर्तन के साथ घटित होगा, तो याद रखिएगा विचलन भी दिखाएगा, पूर्ण परावर्तन भी देखने को मिलेगा, और वर्ण विक्षेपण भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो उदासीन तार का रंग क्या हो जाता है, काला से। जहाँ पे काला रहेगा समझिए कि यह क्या है, उदासीन है। समझ में आ गया। चलिए, किस युक्ति, युक्ति मतलब यहाँ मशीन से है। ठीक है, किस युक्ति में विभक्त, विभक्त मतलब बटा हुआ, वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो याद रखिएगा विद्युत मोटर में। ठीक है, कहता है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सौर सेल कहते हैं। सीधा सोलर से सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है और उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो सौर सेल कहते हैं उसको। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध अगर 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा,
तो याद रखिए इसको बनाने जाइएगा तो मिल जाएगा आपको 0.18 एम्पियर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? 1.5 वोल्ट है, और 1 कूलम्ब आवेश गुजारने पर कार्य कितना हो जाएगा? तो लगभग 1.5 जूल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इंद्रधनुष रंगीन होता है। इंद्रधनुष क्या होता है? रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष का रंगीन होने का कारण क्या है? इसमें जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण ऐसा देखने को मिलता है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा जोहानसन ने जीन शब्द का उपयोग पहली बार किया था। निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से किन में द्विखंडन नहीं होता है? याद रखिएगा, तो पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, यूग्लिन में भी होता है, अमीबा में भी होता है। ठीक है, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता, बहुखंडन होता है। ठीक। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कोश में बनता है पराग कण। जहाँ पर कोश शब्द रहेगा एक समझिए कि वो एक प्रकार का क्या है? स्थान है। तो पराग कण जिस स्थान पर बनता है उसी स्थान को क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं। ठीक। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रेनलिन के द्वारा। ठीक है, एड्रेनलिन क्या है? एक प्रकार का ग्रंथि है। कथी है? ग्रंथि है। वहीं रुधिर चाप क्या होता है? वहीं पर नियंत्रित होता है। ठीक। चलिए समझते चलेंगे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? याद रखिएगा, निमोनिया नामक जो बीमारी है वह किससे है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसमें सर्दी उर्दी बहुत ज़्यादा रहने लगता है बच्चा को। ठीक है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। इसी इंसुलिन की कमी जब होती है शरीर में तो हमें एक रोग हो जाता है जिसको मधुमेह कहते हैं, या मधुमेह को ही हम लोग चिनिया बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे क्या है? लंबी कोशिका है। ठीक है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग रोटी खाते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है? मीठा लगता है। या फिर चावल खाते हैं तो क्या लगता है? थोड़ा सा मीठा लगता है, थोड़ा सा मीठा लगता है। कारण यही है कि उसमें होता क्या है? रोटी में चाहे चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और वही कार्बोहाइड्रेट लार के द्वारा क्या होता है? पाचित होता है, जिससे हमको मीठा नजर आता है। ठीक। चलिए अगला स्लाइड देख लेते हैं क्या है। तो आगे है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, चूना पत्थर पूछेगा तो भी आंसर यही, चूना पत्थर पूछेगा यही आंसर मारेंगे। संगमरमर पूछेगा, संगमरमर पूछेगा तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CaCO3। समझ में आ रहा है? और खड़िया का मतलब चूना ही होता है, खड़िया का मतलब चूना ही होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा CaCO3। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो याद रखिएगा सोना क्या है? सर्वाधिक तन्य धातु है। अब कहता है कि पेंटेन जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक समअवयवी होते हैं? तो इसके 3 होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल चर्चा किया था पिछले स्लाइड में कि किसको कहते हैं समअवयवी? जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी इस पेंटेन को हम लोग 3 अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं, इसलिए इसके 3 कितना समअवयवी होंगे? 3 समअवयवी देखने को मिलेगा। चलिए, अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कि यह क्रियाशील मूलक है। क्या है? अभिक्रियाशील मूलक है, चाहे अभिक्रियाशील समूह है, इसका नाम कथी है? कार्बोनिल मूलक। ठीक है, या कीटोन भी है। क्या कहते हैं इसको? कीटोन। क्या बोलते हैं इसको? कीटोन। ठीक। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन हो सकता है? जल में विलय है तो इसका मतलब है कि वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैल्शियम। ठीक। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, मैग्नीशियम धातु का अयस्क है मालाचाइट। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, लोहे के ऊपर जैसे आपका साइकिल है ना, क्या है आपका? साइकिल के ऊपरी परत जो होती है, ठीक है, जो कोटिंग होता है ना ऊपर से, वो किसका होता है? वो जिंक का ही होता है। किसका होता है? जिंक का ही होता है। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल देखने को
मिलता है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल बहुत एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद करते चलिए, पढ़ते चलिए, दूसरा कोई उपाय अब नहीं है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो क्या होता है, 1 से अधिक होता है। ठीक है, आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला है ना जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है? वो अवतल दर्पण है। इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो एन्थ्राइन का उपयोग होता है। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन में इन जुड़ा हुआ है। एल्कीन में क्या जुड़ा हुआ है? इन। ठीक है, तो सीधा इसको कर दीजिए CnH2n। 2 ज़्यादा होता तो अल्केन हो जाता, और 2 और कम हो जाता तो एल्काइन हो जाता। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो प्राकृतिक जो गैस है वो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? तो याद रखिए, हमारा शरीर 6 से लेके हमारा शरीर किस pH के बीच परास में कार्य करता है? याद रखिए, तो 7 उदासीनता को इस परास में कार्य करता है। ठीक है, यानी 7 से लेकर के 8 के बीच। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो C6H12O6, यही सूत्र है किसका? तो ग्लूकोज का। ठीक, चलिए, अब सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। क्या होता है? 11। ठीक, परमाणु संख्या क्या होता है? तो किसी भी तत्व के तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? तो याद रखिए, शुक्राणु जो है वो नर युग्मक है, और यह मादा युग्मक पूछता तो क्या मारते हम लोग? अंडाणु मारते। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी का पौधा का उदाहरण कौन है? गोबर छत्ता। ठीक है, द्विखंडन पाया जाता है किसमें? तो द्विखंडन किसमें पाया जाएगा? द्विखंडन पाया जाता है स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में। तो याद रखिएगा, जीवाणु में क्या पाया जाता है? द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया में यानी जीवाणु में। ठीक, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो याद रखिएगा, अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन। और किस से? बीटा, है ना, बीटा नामक स्थान होता है वहीं से। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन रक्त का धक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा, रक्त बिंबाणु रक्त में धक्का बनाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो याद रखिएगा, कहता है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ। तो नाइट्रोजनी पदार्थ कौन है? यूरिया भी है। नाइट्रोजनी पदार्थ कौन है? अमोनिया भी है। नाइट्रोजनी पदार्थ कौन है? यूरिक अम्ल भी है। इस सब का उत्सर्जन होता है। आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, तो टेस्टोस्टेरोन भी उसमें होता है और एस्ट्रोजन भी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो सेरिबेलम। क्या काम क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। जब आदमी दारू पी लेता है, क्या पी लेता है? दारू, समझ में आ गया? तो दारू पीने के बाद उसका सेरिबेलम ही कथी होता है? कंट्रोल खो देता है। तब वो बोलता रहता है, आप उसके भाई नहीं है तो ये बोलेगा तू तो मेरा भाई है। नहीं समझ में आया? जान पहचान नहीं है तो ये बोलेगा तू तो मेरा जान है। बस समझ आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? संयोजकता कितना हो जाएगा इसका? 2 होता है। ठीक है, यानी इसका अगर हम लोग बात करें तो 2, ठीक है, फिर 8, फिर लास्ट में 2, 8 2 10 2 12, यही 2 इसका क्या बन जाता है? अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन यह लॉस कर देता है, इसलिए Mg पर क्या पाया जाता है? 2+ पाया जाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यह लॉस कर सकता है, इसलिए 2+ होता है। तो इसकी संयोजकता कितनी है? 2+ है। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो तांबा में। अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन भी देखे थे, है ना। चलिए, क्यों? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होता है? कॉपर की रिएक्टिविटी कम होता है। किससे? किससे कम होता है? किस धातु द्वारा विस्थापित उसके लवण के द्वारा लोहा द्वारा होता है। Fe का जो होता है ना अभिक्रियाशीलता, वह कॉपर से क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसी के कारण इसको विस्थापित कर देता है। ठीक, तांबा को। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है? तो किण्वन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? किण्वन, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा?
तो काला चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaO। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको पढ़ते क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसीलिए इसका नाम कथी है, ऑक्साइड है। ठीक। आयोडीन युक्त नमक कौन सा है, तो आयोडीन युक्त नमक कौन सा हो जाएगा, इसमें सोडियम के साथ में पोटेशियम आयोडो ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ कथी है, पोटेशियम आयोडाइड भी रहता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है उसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा बोलिए तो, चलिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तो हम लोग जान गए, इसका रासायनिक सूत्र भी देख लेते हैं। CaSO4 क्या होता है, क्या होता है, CaSO4 है ना, H2O। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर होल्ड वाइस लगा दीजिएगा, ये आपको नहीं मिले तो आप ऐसे लिख सकते हैं CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है, इसलिए इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है, तो कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन। यही एनोड किरण रहता था, इसमें क्या रहता, प्रोटॉन। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होगी, तो मृतजीवी पोषण देखने को मिलता है। कवक में क्या करता है, तो मरे हुए सड़े हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, कथी में, समांतर श्रेणी में। ठीक है। एक कमरे में 66 वाट है ना, 200 वोल्ट एवं 40 वाट और 200 वोल्ट के दो उपकरण है ना 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। कुल उपयुक्त शक्ति कितनी हो जाएगी, आप इसको सोल्व करेंगे तो 25 वाट देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है, I² RV है ना, V² RV और VIV, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, W/T होता है, कार्य बटा समय होता है। और कार्य क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा के बराबर होता है, H बराबर होता है I² RT। तो W को हटा के क्या लिख दिए, I² RT लिख दिए। अब T से ये T कट गया, क्या बच गया, I² R। तो एक तो हमारा ये हो गया कि ये हो जाएगा। ठीक है। दूसरा भी हम लोग बात करें, ठीक, तो दूसरा में अगर हम लोग बात करें तो अब देखिए यहाँ पर I² R है, तो P बराबर I × IR लिख सकते हैं। जैसे ही IR लिखेंगे तो IR के जगह पर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो IR के जगह पर हम लोग भी लिख दिए तो I भी हो जाएगा। तब VI कहीं पर मिल रहा है क्या, VI भी मिल रहा है, इसका मतलब ये भी होगा ही। ऑप्शन के रूप में क्या हो जाएगा, हमारा D आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है, तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान, सबसे ज़्यादा मान कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। विभवांतर मापा जाता है, किसके द्वारा विभवांतर मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा। यहाँ देखिए वोल्ट मीटर 2 जगह ऑप्शन में दिया हुआ है। विभवांतर कथी के द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर, यहाँ भी वोल्ट मीटर है। देखिए गलती दे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर दोनों में से कोई भी मार सकते हैं, बी मारिए। ठीक है, या फिर सी भी मार सकते हैं, यहाँ पर दोनों दिए हुआ है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, वोल्ट बराबर एम्पियर भागा ओम, ये नहीं होता, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, ये हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित पदार्थों में अगर इसको हम देखें, चलिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V/R होता है। ठीक है, तब ना हो जाता है V बराबर क्या हो जाएगा, E इधर गुना में हो जाएगा तो हो जाएगा IR। ठीक है, यही ना ओम का नियम है, ओम का नियम है। तो यानी कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यह विद्युत धारा हो गया, तो विद्युत धारा का मापक क्या है, एम्पियर है। तो एम्पियर को है ना वोल्ट में, या देखिए ओम से प्रतिरोध से ना भाग दे रहा है, यानी इसी को यह क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है, एल्युमिनियम क्या है, चालक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक छोर से दूसरी ओर जाने देता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यूरेनियम के परमाणु जो है अपने नाभिक को तोड़ करके अपार ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, तो अवतल लेंस जब लगाइएगा तो उसे निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाली
प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है? चलिए थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। आइए, तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ द्वारा ऐसा देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक कौन हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। चलिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग। देख रहे हैं, दो बार तीन बार पूछा जा रहा है, हर सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। किसमें? दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच रखिएगा ना, तो आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलता है अवतल दर्पण में। ठीक है, यहाँ पी है, यहाँ एफ है, यहाँ कौन है, बीच में रखिएगा तो आभासी मिलेगा। डेंगू बैठ गया मिला ना, पीछे बना तो क्या बनेगा? यह आभासी। ठीक, चलिए, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा, छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगर बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इस तरफ वस्तु को रख देंगे, ये एफ है, यहाँ पर सी है। जैसे ही इधर आएगा ये डॉट 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 ऐसे चला जाएगा, और यह जैसे ही आएगा, देख रहे हैं छोटा प्रतिबिंब बना, ये पी है, एफ है और यह सी है। कितना छोटा प्रतिबिंब बना देखिए, तो समझ में गया? थोड़ा सा नहीं मिला है, इसको हम लोग सही से बनाते हैं। ठीक है, लीजिए एकदम सही से। चलिए, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पे सी होगा। चलिए, तो हम वस्तु को यहाँ रख दिए। चलिए, समांतर आया तो यह फोकस से जाता हुआ नजर आएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? और एक दूसरा क्या करेगा? ध्रुव पर जाएगा तो उससे डायरेक्ट गुजर जाएगा। अब देखिए, ये डॉट 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 यहाँ पे कटा, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बना कि नहीं बना? सीधा बन रहा है, अक्ष के ऊपर बन रहा है, यानी कि सीधा बनेगा। ठीक, इस प्रकार से देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 2024 का द्वितीय पाली, क्या देखते हैं हम लोग? 2024 का द्वितीय पाली का हम लोग अब क्वेश्चन का सेट करेंगे। ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शंस है जो पहले आपको बताया जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को है ना, चैनल को क्या करना है? चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको समझाइए, उनको वीडियो को दीजिए ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। ठीक, चलिए, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है, जिसके द्वारा आपके घर में बिजली जो आप यूज करते हैं, तो बिजली का जो यूज होता है ना, उसको ऊर्जा के मात्रक में उसको कन्वर्ट करके आपसे पैसा लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे का देख लेते हैं हम लोग। चलिए, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका, यानी आइरिस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो बायोमास या बायोगैस हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखने को मिलता है, तो बायोगैस का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग भी हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और भूतापीय ऊर्जा का स्रोत का उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों का परंपरागत में से इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या परंपरागत रूप से? कोयला। ठीक है, जो हमारे पूर्वज यूज करते आ रहे हैं, लकड़ी। ठीक है, तो ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन में यह नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n² होता है। ठीक है, अगर पहला कक्ष की बात करें तो इसमें 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। दूसरा कक्षा की बात करें तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तीसरे कक्षा की बात करें तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। इस प्रकार से यह बढ़ते चला जाएगा। ठीक, तो ये है आपको किसी भी कोष में, कोष मतलब किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होता है? 2n² होता है।
कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? याद रखिएगा। तो मीथेन में सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सबसे सरल कौन माना जाएगा? मीथेन माना जाएगा। एक ही कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है इसमें। मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो याद रखिएगा सोडियम का गलनांक सबसे कम है। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए, तो याद करने की चीज़ 79 है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो लवण कौन हो जाएगा? याद रखिएगा K2SO4, ये लवण है। इसमें देख रहा है OH दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह कथी है? यह क्षार है। यह कथी है? यह क्या है? क्षार है। क्या है यह? यह क्षार है। इसमें भी OH शामिल है, यह भी क्षार हो गया। इसमें H शामिल है, तो यह क्या हो गया? यह अम्ल हो गया। इसका मतलब है लवण कौन बचा? यही बचा। चलिए आगे बात करें। वृक्क प्रदान करता है, तो वृक्क क्या प्रदान करता है? तो वृक्क से क्या होता है? उत्सर्जन होता है। चलिए प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? केवल दिन में होता है पौधे में। सिनेप्टिस नॉब्स पाया जाता है किस में? सिनेप्टिस नॉब्स पाया जाता है किस में? न्यूरॉन में पाया जाता है। सिनेप्टिस नॉब्स किस में पाया जाता है? न्यूरॉन में पाया जाता है। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? याद रखिएगा, तो चूहा का हृदय का धड़कन सबसे फास्ट होता है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? हम लोग ग्लूकोज को कहते हैं। बार बार हम लोग पढ़े हुए हैं कि ग्लूकोज को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिकीय ईंधन के रूप में जानते हैं। ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, तो ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अमीनो ट्राइफॉस्फेट नाम क्या होता है ATP का? ATP का नाम क्या होता है? अमीनो ट्राई का मतलब 3 होता है कि नहीं होता है? ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट पूरा नाम है ना इसका। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। इसका मतलब है कि अमीनो ट्राइफॉस्फेट में कितने फॉस्फेट की संख्या है? तो 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो याद रखिएगा, फेफड़ा तो उत्सर्जी अंग ही है, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है। वृक्क तो है ना, मूत्र को उत्सर्जित करता है। और त्वचा पसीना को उत्सर्जित करता है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अग्नाशय उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो सबसे छोटी अंतर्ग्रावी कथी है? पीनियल है। ये बहुत छोटा होता है, दाने के आकार का होता है ये। ठीक। चलिए आइए, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। बार बार पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। बाघ उपभोक्ता है किसका श्रेणी का? तो तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। ठीक है। मानव का उद्भव स्थान कहाँ से माना जाता है? अफ्रीका से माना जाता है। ठीक। क्रमाकुचन गति पाई जाती है किसमें? तो ग्रास नली में, ताकि वो आराम से है ना आगे की तरफ बढ़ता रहे। उसमें अवशोषण की क्रिया होता है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें? तो खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में, केचुआ में। ठीक है। कॉकरोच वही ना, कॉकरोच इस सब में पाया जाता है। ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन में ही रक्त मिल करके हमारे शरीर के सभी अंगों तक जाता है। ठीक है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम किसकी संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी होता है। ठीक है। अब पूरा कहेगा कितना जोड़ा होता है? तो 23। ठीक है। और एगो जो होता है ना वो निर्धारक होता है। ठीक है। इसलिए ऑटोसोम की संख्या कितनी हो गया? 22। ऑटोसोम की संख्या 22 और एगो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, वो अलग भिन्न होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। और सीधा ऑटोसोम नहीं रहता तो होता 23 जोड़ा, और संख्या में बोलेगा तो 46। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? तो सबसे प्रभावी रंग लाल है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा कहाँ पर देखने को मिलता है? राजस्थान में। ठीक है, ज़्यादा संभावित वहीं पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है किसमें? विभक्त वलय प्रयुक्त होता है गैल्वेनोमीटर में। धात्विक चालकता पदार्थ के अंतर किस कण की गति पर आश्रित है? तो प्रोटॉन पर। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? बॉक्स टाइप सौर कुकर जो है कि ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। विकिरण के द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है? कुकर को ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन लगाया जाता है। ठीक है। वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टा 2 पर शक्ति P2 का प्रतिरोधक की श्रेणी जुड़ी है। समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? P1/V1 प्लस P2/V2।
V2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, याद रखिएगा 50 हर्ट्ज होता है। अमेरिका में कितना हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका देखने को मिलता है, तो तारपीन के तेल का अपवर्तनांक सबसे कम, बेंजीन का उससे ज़्यादा होता है, पानी का भी उससे ज़्यादा होता है, केरोसिन का भी उससे ज़्यादा देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, 5 सतह से घिरा होता है। ऐसे अगर हम लोग बना ले, ठीक है, ऐसे हम लोग अगर बना ले तो एगो ऊपर सतह हो गया, 2 हो गया, ठीक है, इधर 3 हो गया, इधर 4, एगो बैक साइड में पीछे रहेगा 5, यानी 5 सतह से घिरा होता है। ओजोन परत का अपक्षय होता है, ओजोन का अपक्षय किसके द्वारा होता है, CFC। CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम है। निम्नलिखित जीवों में से किसमें लैंगिक अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, तो ईस्ट के द्वारा होता है, ठीक है। पादप हार्मोन एक उदाहरण है किसका, IAA का उदाहरण है, ठीक है। पादप हार्मोन किसका उदाहरण है, IAA का उदाहरण है, ठीक है। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, तना के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तना, यानी कि यह आलू का पेड़ है ना, इधर बहुत सारा आलू फड़ा होता है, तो यह जड़ नहीं होता, यह तना हो, देखिएगा इधर अंदर अंदर जड़ निकला होता है, तो यह जो आलू का भाग है वह क्या है, तना है, कथी है, तना है, ठीक है। चलिए, हाइड्रीला पाया जाता है किसमें, तो जल में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रीला पाया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, 120 mmHg होता है, ठीक है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है, और उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है, तो उभयलिंगी जीव का उदाहरण कथी है, हाइड्रा है, ठीक है। मनुष्य कथी है, उभयलिंगी नहीं है, न मछली उभयलिंगी है, नहीं बकरी उभयलिंगी है, ठीक है। मछली में श्वसन होता है किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा मछली में श्वसन देखने को मिलता है, गलफर्रा बोलते हैं इसको। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है ना धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान कितना होगा, 10 सेंटीमीटर से क्या होगा, तो ज़्यादा होगा, ठीक है। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, तो बढ़ता जाता है, ठीक है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा को कथी में बदलता है, वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी बदल देता है। तांबे के तार की एक आयताकार है ना, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में है ना घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, कितना होता है, तो आधा हो जाता है, ठीक है। अब एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जाता है, ठीक है। चींटी की गति की दिशा क्या होगी, तो होगा फोकस से किसकी ओर, तो ध्रुव की ओर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, पक्षाभि मांसपेशी, आइरिस। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो परावर्तन के कारण नहीं, प्रकीर्णन के कारण उसका रंग क्या हो जाता है, तो उजला हो जाता है, ठीक। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, भगवान ओम हो जाएगा। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है, दूरबिंदु क्या होता है, तो अनंत होता है, क्योंकि अनंत तक किसी वस्तु को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वह वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं, ठीक है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, ठीक है, तो परावर्तन का मान कितना होगा, लंबवत आएगा, जैसे कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन कौन करता है, नीला करता है, ठीक है। इसलिए आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, आकाश का रंग इसलिए क्या दिखाई देता है, और नीला दिखाई देता है। वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस कौन हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो आधे बनेगा। जब प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है कथी की ओर, अभिलंब की ओर
मुड़ जाती है, क्योंकि वह विरल से कथी में आ रहा है, तो सघन में आ रहा है, तो यह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं जा करके अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत का क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है। ठीक है। चलिए अब कहता है प्रोपेन का आणविक सूत्र, इसमें इसमें 7 संयोजी बंधन है, 8 संयोजी बंधन है, 10 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो 10 आबंधन पाए जाएंगे। ठीक है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से, है ना, पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। पराबैंगनी किरण सीधा अगर एंट्री हो गया तो हम लोग को त्वचा कैंसर होने का संभावना बढ़ जाता है। ठीक है। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर, है ना, तरल अवस्था में पाया जाता है, तो पारा जो है वह कमरे के तापमान पर कथी पाया जाएगा, तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर नाम ले रहा है अधातु का, और ये पारा क्या है, तो धातु है, इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है। सॉरी फॉर दैट। चलिए कह रहा है निम्नांकित में से कौन उपधातु है, तो उपधातु कौन हो जाएगा, आर्सेनिक क्या है, उपधातु में गिना जाता है। CaCO3 CaO, जैसे CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, वो CaO और CO2 में टूट जाएगा। ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वियोजन है, टूट रहा है तो क्या है, यह वियोजन अभिक्रिया है। निम्नांकित में से कौन समीकरण संतुलित है, देखिए एगो है मैग्नीशियम, यहाँ भी एगो मैग्नीशियम है, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या गो, एक ऑक्सीजन है, तो ये तो संतुलित हुआ नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं, एक आयरन है, एक आयरन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ कितने क्लोरीन है, 3 है, तो 3 क्लोरीन है, तो ये भी संभव नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन, ये भी गड़बड़ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा सही। एगो जिंक, एगो SO4, एगो SO4, 2 H2, 2 H2 हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक। चलिए यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ऑप्शन में होता तो भी हो जाता। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, कितना, भिन्न भिन्न होता है भाई। आवर्त सारणी के किसी एक समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होता है, भिन्न भिन्न अलग अलग होता है। ठीक है। निम्नांकित में से कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, तो इथेनॉल जो है, तो शराब में क्या होता है, इथेनॉल होता है, शराब में क्या होता है, इथेनॉल होता है। ठीक है। चलिए जितनी मात्रा ज़्यादा होगी इथेनॉल की वो उतना ही घटिया शराब माना जाएगा, तभी ना पी के आदमी मर जाता है। चलिए आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में, है ना, तीसरा वर्ग में, कथी में, तीसरा वर्ग में, है ना, तत्वों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो अधिकतर सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है सौर सेल को बनाने में। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तो इस तत्व के परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए, 8 को 7 को 15 को 15 को 2 को 17 को, हमारा आंसर हो जाएगा। ड्यूरेलुमिन किस धातु का मिश्र धातु है, तो ड्यूरेलुमिन किसका मिश्र धातु है, एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र कितना होता है, तो सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र हो जाएगा Na3PO4। ठीक है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। एक वृक्क में इसकी संख्या कितनी होती है, तो 10 लाख होता है लगभग। ठीक। सभी अम्ल जल में घुल करके प्रदान कथी करता है, अम्ल जैसे ही जल में घुलेगा तो H+ आयन देगा। ठीक है। अगर क्षार होता तो जल में घुल के OH आयन देता। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, तो CH3COOH जो है वह दुर्बल है। याद रखिए कार्बन जैसे शामिल हो गया ना तो वह दुर्बल अम्ल में ही काउंट होगा। ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ये भी स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ये भी स्ट्रॉन्ग अम्ल है। ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है पीला। ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सभी आदमी जानते हैं कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है। कार्बन के कितने रवेदार अपरूप हैं, तो कार्बन के अपरूप कितने हैं, 3 है। कौन कौन है, तो हीरा है, ठीक है, ग्रेफाइट है, और कथी है, एगो फ्लूओरोसेंस है, फ्लूओरेसेंस बोलते हैं इसको, समझ में आ गया। तो हीरा के 3 अपरूप है, कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लूओरेसेंस। ठीक। जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है, तो जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है, Zn का। जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र देखने को मिलेगा तो ZnS होता है जिंक ब्लेंड।
नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु में कितने आबंधन होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और एक और नाइट्रोजन जैसे जुड़ेगा तो 3 आबंधन से जुड़ेगा, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 1 2, ठीक है, 3 4 5। इसी प्रकार इसमें भी 1 2 और इसका 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए पूरा मिटाइए लेते हैं, ठीक से लिखते हैं हम लोग। n है, यहाँ पर n है 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 5 है ना। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है? 5 है। 3 को क्या हो जाएगा? बंधन होगा तो 8 को पूरा लेगा। अष्टक नियम का पालन कर लिया। इस प्रकार से देखने को मिलता है नाइट्रोजन में कितने, है ना, परमाणुओं के बीच आबंधन होते हैं। साझा कितना का होता है? 3 का। अच्छा, एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र कितना हो जाएगा? आप लोगों को पहले ही बता दिए थे। अल्केन है तो CnH2n +2, और एल्कीन है तो CnH2n, और एल्काइन है तो CnH2n में से 2 आप क्या कर लेंगे? तो घटा लेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? तो 2024 का, किसका? 2024 का प्रथम एवं द्वितीय पाली का पूरा वीडियो। इस प्रकार से आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को क्या करते हैं? सब्सक्राइब करते हैं, तो आने वाला वीडियो, ठीक है, का नोटिफिकेशन जाएगा। क्या जाएगा? नोटिफिकेशन, जो आपके लिए क्या होगा? लाभदायक होगा। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में इसको क्या करें? शेयर करें। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन को क्या किया है? तो गलत किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक आबंधन वाला क्वेश्चन था, कहीं पे देखिए तो। चलिए, यहाँ का जो क्वेश्चन हम लोगों ने आंसर किया था, ठीक है, 12 नंबर में, कि C2H6 में, ठीक है, C2H6 में, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? थोड़ा सा गलत है। देखिए यहाँ पर जैसे काउंट करेंगे तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, और यह कार्बन के साथ में उपस्थित है, तो यह एक ही काउंट होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6 और 1, हमारा आंसर हो जाएगा। सजीव संयोजन में बंधन कितना है? तो 7 है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने 2024 को क्या किया? पूरा दैन कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। अपने पढ़ाई की तैयारी करती रखें, तो जारी रखें। ठीक है, अभी टाइम कम है आपके पास, इसलिए ज़्यादा क्या करें? मेहनत करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अपने सपने को साकार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।